अगर हमें ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस होती है या फिर गांठ के अलावा निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है या फिर ब्रेस्ट की जो स्किन के ऊपर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर हमारे अंडर आर्म्स में कोई ऐसी गांठ महसूस हो रही है, तो ये साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा वे कि हमें कैंसर वापस से कम आए या चांसेस कम करें तो वो है ट्रीटमेंट कंप्लीशन। एक कैंसर सेंटर में जाके एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ कंप्लीट ट्रीटमेंट लेकर और रेगुलर फॉलोअप, ये दो चीज़ें हैं जो हमें कैंसर वापस आने से बचा पाएंगी। सर, बच्चों में आजकल कैंसर्स कॉमन हो रहे हैं, रीजंस क्या है? तो बच्चों में भी कैंसर जो होने का रीज़न यही है, कुछ हमारा लाइफस्टाइल, कुछ जेनेटिक ब्लड कैंसर्स, ब्रेन कैंसर्स, हड्डियों के कैंसर बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहा है, किसी रीजन से कभी उसने ड्रिंक किया या स्मोक किया, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के फ्यूचर पे पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्कोहल और स्मोकिंग या जो भी इतने भी ये एजेंट्स हैं, डेफिनेटली ये हमारे आने वाले जो बच्चों पे असर डालते हैं। बच्चा है उसके अंदर भी वो सर्कुलेट होती हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बच्चे के लिए। वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। तो वो इंडिया जैसा ही सेम? यस, इंडिया में भी सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, वर्ल्ड में भी ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। तो कोई अभी तक वैक्सीन नहीं निकली है वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में कुछ? वैक्सीन अगर हम देखें तो सबसे अगर कॉमन और सबसे अच्छा जो रिजल्ट है वो है HPV वैक्सीन का। जैसे हमने बात की कि सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, एक इन्फेक्शन। तो जैसे हम बच्चों में वैक्सीन लगवाते हैं चिकन पॉक्स के लिए या अन्य बीमारियों के लिए, ऐसे ही हम HPV के लिए वैक्सीन जो है लगवा सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में हम जो प्रैक्टिस करते हैं सर्जरी वो है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें केवल और केवल ब्रेस्ट का कैंसर वाला भाग या कैंसर वाली गांठ को निकाल के और वापस से ब्रेस्ट को नॉर्मल आकार देने की कोशिश हम करते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं। कैंसर पेशेंट कब ये श्योर हो सकता है, मान लीजिए उन्हें 1 या 2 साल हो चुके हैं, कब वो बिल्कुल इस डर से मुक्त हो जाएंगे कि हम कैंसर फ्री फाइनली हो चुके हैं? हो सकता है कभी उनकी लाइफ में, या उन्हें पूरा द होल लाइफ ही चेकअप कराते रहने की जरूरत है? तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर पहले 5 साल हम कैंसर फ्री रहते हैं, मान लीजिए आपका कैंसर स्टेज 1 में या स्टेज 2 में डिटेक्ट हो गया एंड यू आर गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे एक मरीज की आगे कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोका जा सके? तो सबसे पहले हमें कैंसर के साइन सिम्टम्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारे शरीर में कुछ भी ऐसी डिस्टर्बेंस जो कि प्रोलॉन्ग्ड चल रही है 2 हफ्ते से, अगर हमारे शरीर में कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस चल रही है तो मुझे लगता है हमें इमीडिएटली एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से अगर हम समझे, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल मान लें क्योंकि वो सबसे कॉमन पाया जाने वाला कैंसर है, तो अगर हमें ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस होती है या फिर गांठ के अलावा निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है या फिर ब्रेस्ट की जो स्किन के ऊपर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर हमारे अंडर आर्म्स में कोई ऐसी गांठ महसूस हो रही है, तो ये साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर के पास आना है, हमें ट्रीटमेंट जो है अपना डायग्नोसिस करवाना है और ट्रीटमेंट शुरू करवाना है। दूसरा, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है लगभग लंबे ड्यूरेशन पे चलता है, 6 मंथ्स 9 मंथ्स, कई बार साल भर ट्रीटमेंट चलता है। तो हमें वो ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट करना है। तो सबसे अच्छा वे कि हमें कैंसर वापस से कम आए या चांसेस कम करें तो वो है ट्रीटमेंट कंप्लीशन। एक कैंसर सेंटर में जाके एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ कंप्लीट ट्रीटमेंट लेकर और रेगुलर फॉलोअप, ये दो चीज़ें हैं जो हमें कैंसर वापस आने से बचा पाएंगी। मोस्ट कॉमन कैंसर जो आप देखते हैं कि उसका कई बारी मरीज़ का 2 साल बाद या 6 महीनों बाद या फिर से कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लग जाती है कीमोथेरेपी सक्सेसफुल होने के बाद, कितने % आप चांसेस देखते हैं या कौन से कैंसर्स आप देखते हैं जिसमें एडवांस स्टेज पे उसके बाद ठीक होने के बाद नहीं पहुंचता है वो कैंसर? कुछ कैंसर ऐसे हैं कि जो हमें लेट पता चलते हैं और कुछ एग्रेसिव भी ज़्यादा होते हैं आम कैंसर से। इसमें जो पेट के कैंसर हैं, खास करके लीवर के कैंसर हैं, बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर जिसमें गॉल ब्लैडर का कैंसर है, पेनक्रियास का कैंसर है, ये हम ऐसा मानते हैं कि आमतौर पे ब्रेस्ट कैंसर ओवरी कैंसर के कंपैरिजन में थोड़े एग्रेसिव हैं और थोड़ा लेट हमें मालूम पड़ता है और इनमें रिकरेंस का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट वही मैं आपको, जैसे हमने बात की सर्वाइवल रेट, वैसे ही रिकरेंस रेट जो डायरेक्टली लिंक्ड है स्टेज के साथ। यदि हम अर्ली स्टेज में आएंगे तो हम पेट के कैंसर से भी जो है
बच सकते हैं, क्योर रेट अच्छा ले सकते हैं, रिकरेंस रेट कम ले सकते हैं। ठीक है सर, बच्चों में आजकल कैंसर्स कॉमन हो रहे हैं, रीजंस क्या है वो? तो बच्चों में भी कैंसर जो होने का रीज़न यही है, कुछ हमारा लाइफस्टाइल, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, बच्चों में जेनेटिक फैक्टर्स का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और ख़ास तौर पे अगर हम बच्चों में बात करें तो कुछ एक कैंसर्स हैं जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है अडल्ट्स के कंपैरिजन में, जैसे कि ब्लड कैंसर्स, ब्रेन कैंसर्स, हड्डियों के कैंसर बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स। क्या ऐसा है कि अगर किसी मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहा है या किसी रीज़न से कभी उसने ड्रिंक किया या स्मोक किया, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट फ्यूचर बच्चे के फ्यूचर पे पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्कोहल और स्मोकिंग या जो भी इतने भी ये एजेंट्स हैं, डेफिनेटली ये हमारे आने वाले जो बच्चों पे असर डालते हैं, क्योंकि जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो अल्टीमेटली जो बच्चा है उसके अंदर भी वो सर्कुलेट होती हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बच्चे के लिए। तो सर वर्ल्ड वाइड आप कौन सा कैंसर कॉमन देखते हैं जो कि इंडिया से डिफरेंट है? वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। तो वो इंडिया जैसा ही सेम? यस, इंडिया में भी सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, वर्ल्ड में भी ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। तो कोई अभी तक वैक्सीन नहीं निकली हैं वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में कुछ? वैक्सीन अगर हम देखें तो सबसे अगर कॉमन और सबसे अच्छा जो रिजल्ट है वो है HPV वैक्सीन का। जैसे हमने बात की कि सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, एक इन्फेक्शन। तो जैसे हम बच्चों में वैक्सीन्स लगवाते हैं चिकन पॉक्स के लिए या अन्य बीमारियों के लिए, ऐसे ही हम HPV के लिए वैक्सीन जो है लगवा सकते हैं, जिसका कि प्रोटेक्शन रेट अगर हम बात करें, अगर हम सही समय पे लगवाते हैं इंजेक्शन तो 90% से ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन रेट। ये दोनों मतलब मेल जो बच्चे दोनों मेल और फीमेल दोनों में लगा सकते हैं HPV की? यस, HPV वैक्सीन दोनों के लिए हम लगा सकते हैं। क्या उम्र होनी चाहिए? 9 ईयर्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं वैक्सीनेशन। सो 9 to 14 ईयर्स में हम 1 या 2 डोजेज लगती हैं। 15 ईयर से 25 ईयर्स तक 2 या 3 डोजेज इसकी लगती हैं। मैक्सिमम जो अभी तक रिकमेंडेशन हमारे पास है वो है 45 ईयर्स तक हम इसको वैक्सीनेशन को लगवा सकते हैं। तो कोई मतलब बचपन में अगर किसी को नहीं लगी है तो वो अपने बिल्कुल बड़े होके भी लगवा डेफिनेटली सकते हैं। हमें लगवाना चाहिए, क्योंकि HPV से केवल सर्वाइकल कैंसर ही नहीं बल्कि एनल रीजन के कैंसर, गले के कैंसर, ओरोफेरिंक्स कैंसर जो है आजकल इंसिडेंस बहुत इंक्रीज हो रहा है, ये सब भी HPV से ही फैलते हैं। सर पुराने टाइम में सपोज अभी कुछ डेकेड्स पीछे जाएं तो कैंसर कैसे डिटेक्ट किया जा सकता था? इस तरह की मशीन्स ही थी कैंसर डिटेक्ट के लिए? नहीं। सो कैंसर डिटेक्ट करने की जो एडवांसमेंट हमने पिछले 10, 15, 20 सालों में देखी हैं वो पहले फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अभी हमारे पास मेमोग्राफी है, पेट स्कैन है, कुछ ऐसे जेनेटिक टेस्ट, ब्लड से ही हम कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ऐसी मशीन्स अवेलेबल हैं कि हमारे जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं ट्यूमर्स, हम उसको लिक्विड बायोप्सी का नाम देते हैं। हम उससे ब्लड से कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, हम ब्लड से हमारा जेनेटिक कैंसर्स का पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिसेंटली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इनमें देखी गई है जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। क्या जैसे बॉडी पे कहीं भी कोई भी लंप महसूस होता है, क्या वो कैंसर हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल, वो एक कैंसर का साइन हो सकता है। तो हमें समझने वाली बात क्या है कि हमारे अगर शरीर में कहीं भी गांठ है, ऐसा नहीं कि वो कैंसर ही होगा। हमारा तो ये है कि हमें अगर कुछ भी हमारे शरीर में अप्स एंड डाउन्स दिखा, हमें गांठ महसूस हुई, हमें तुरंत एक डॉक्टरी सलाह लेनी है। हो सकता है वो सादी गांठ हो सकता है वो कैंसर की गांठ हो। तो पता कैसे चलेगा? जब हम चल के डॉक्टर के पास आएंगे, अपना चेकअप करवाएंगे। तो कितना साइज मतलब आपको दिखे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आपको अगर गांठ महसूस हो रही है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो सर अभी कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू के केस में उनकी वाइफ को कैंसर था। उन्होंने ये क्लेम किया कि कुछ क्लीन डाइट से बिल्कुल कैंसर क्योर किया जा सकता है, और हालांकि उन्होंने ये भी माना कि उन्हें उनकी वाइफ को जो डॉक्टरी सहायता मिली है उससे भी कैंसर ट्रीट हुआ। आपका इस संबंध में क्या कहना है? सो क्लीन डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल डेफिनेटली हमारा जो बॉडी में डिजीज़ का, कैंसर का रिस्क कम करती है। पर क्लीन डाइट से अगर हमें कैंसर हो गया है तो क्लीन डाइट से हम कैंसर को क्योर नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हमें अगर डायग्नोस हो चुका है, कैंसर बन चुका है शरीर में, तो उस समय हमें जो गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट है, जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, उसी का ही सहारा लेना पड़ता है। वही एकमात्र तरीका है जिससे हम कैंसर से ठीक हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन सर, ये
जैसे गुड़गांव है या जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है कि आप हर सांस में आपके धुआं जा रहा है या इतना ज़्यादा कफिंग हो रही है वहाँ पर, आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें आगे चलकर आपको कैंसर जैसे रिस्क दे सकती हैं? बिल्कुल, ये कैंसर के लिए हमने बात अभी भी की थी कि ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आगे चल के धीमे धीमे जैसे पोल्यूशन हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होता जाएगा, हम एक चीज़ समझे कि हमारे शरीर में ना अगर हम कुछ इनहेल कर रहे हैं, हम सांस में कुछ ले रहे हैं या हम स्किन पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं या हम कुछ खा रहे हैं, वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जाके डिज़ोल्व हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो वो डेफिनेटली हमें हार्म पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अगर वो कुछ टॉक्सिन हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जो हम स्किन पे भी अप्लाई कर रहे हैं या हम उन्हें इनहेल कर रहे हैं या हम उन्हें खा रहे हैं, तो डेफिनेटली रिस्क बढ़ेगा। किस तरह के हार्मफुल मतलब जो एस्पेक्ट्स हैं जो स्किन पे यूज़ करने से कैंसर हो सकता है? तो बहुत सारी आजकल रिसर्च निकल के आ रही हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो कॉस्मेटिक्स में पाए जाते हैं, पैराबन्स हो गए, थैलेट्स हो गए, इस तरह के केमिकल्स हैं जो डेफिनेटली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और आगे चल के हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, और कुछ रिसर्च में ये पाया गया कि वो कैंसर का रिस्क भी इंक्रीज़ करते हैं। आजकल टैटू बनाने का बड़ा प्रचलन है, टैटू बनाना इज सेफ या वो भी कोई नुकसान देता है स्किन को? सो टैटू में जो हमारी रिसर्च कहती है कि उसमें कुछ हैवी मेटल्स का उपयोग किया जाता है टैटू की डाई में खास करके। अब पर से अगर हम देखें कि हैवी मेटल्स, तो हैवी मेटल्स एक रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में आता है। तो देयर इज रिस्क है ना? देयर इज रिस्क विद एनीथिंग अननेचुरल। सर, आप कैसे अवेयर कर रहे हैं? आप रोटरी सर्विस से भी जुड़े हैं, कैसे आप लोग अवेयर करते हैं लोगों को? सो मैं रोटरी और अपने हॉस्पिटल के माध्यम से हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट केयर का जो फुल फॉर्म है कैंसर अवेयरनेस, रूटीन स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। सो इसके माध्यम से हम बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन हमें लगता है कि ज़्यादा है, हम उन फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम कैंसर अवेयरनेस पे सेमिनार्स होल्ड करते हैं जिसमें हम बताते हैं कैंसर को अर्ली कैसे डिटेक्ट किया जाए, और स्क्रीनिंग कैंप्स हम होल्ड करते हैं आसपास की लोकेशंस में, जिससे हम मोटिवेट करते हैं लोगों को। अब कैंसर की ट्रीटमेंट में जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, सबसे बड़ी हर्डल क्या है ट्रीटमेंट लेने में, या जो रुकावट है, जो बाधा है, वो क्या है? वो है कैंसर का डर। जैसे ही हमें कैंसर का डायग्नोसिस होता है या हमें शक लगता है कि हमें कैंसर हो गया है, तो हमें सबसे पहले उसका डर जो है वो खा जाता है, और डर हमें आगे ट्रीटमेंट लेने के लिए जाने नहीं देता है। तो उस डर को एलिमिनेट करना, एक कैंसर की नॉलेज देनी, अवेयरनेस देना, उस डर को एलिमिनेट करना, फिर कैंसर से जो पेशेंट्स जो सर्वाइव किए हैं, कैंसर वॉरियर्स या कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उनकी एग्जांपल एक सबके आगे रखना, वो मोटिवेट करती है सभी लोगों को कि वो ये ऐसा समझे कि कैंसर भी एक आम बीमारी है जिसका कि समाधान, ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। तो आपने न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जो पिछले 10 सालों में, ऐसे कि 10 सालों में बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि एक कोई कैंसर जो रैपिड स्केल पे बढ़ रहा है और जिसके बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है। मैं फिर भी यही बोलूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और सबसे आम पाया जाने वाला कैंसर भी है, और इसमें स्क्रीनिंग का डायरेक्टली हमारे पास बेनिफिट है। अगर हम स्क्रीनिंग से ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो स्टडीज़ ऐसा बोलती हैं कि हम 30% ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली डेथ्स को कम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो फोकस हमारा जो कॉमन कैंसर्स पे रहना ही चाहिए। इसके साथ मेल्स में अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क जो है वो सडनली हमने देखा कि काफ़ी रिस्क इंक्रीज़ हुआ है। तो क्या उसके क्या साइंस दिखते हैं बॉडी में अगर प्रोस्टेट हो? तो प्रोस्टेट कैंसर में एल्डरली 45-50 ईयर्स के बाद अगर पेशाब करने में दिक्कत आती है, पेशाब बार बार पेशाब का आना, रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना, पेशाब अगर हम करें तो उसमें ज़ोर लगाने की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारे साइंस है कि प्रोस्टेट की ग्रंथि शायद हमारी साइज़ में बड़ी हुई है। तो वो नॉर्मल एज रिलेटेड भी बढ़ सकती है, जिसे हम बिनाइंग बोलते हैं, वो कैंसर की वजह से भी बढ़ सकती है। तो 40-50 ईयर्स के अबव अगर हमारे ऐसे कोई सिम्टम्स हमें आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर से मिलना है, चेकअप करवाना है। हमें एक अल्ट्रासाउंड और एक ब्लड टेस्ट, BSA नामक ब्लड टेस्ट है, हमें वो ज़रूर जो है अपनी टेस्ट में इंक्लूड करना चाहिए। तो आपकी क्या सलाह है कि कोई भी कैंसर है, मतलब अर्ली स्टेज में उसे डिटेक्ट किया जा सके, कौन सी चीज़ों का ध्यान हर एक आदमी या औरत को रखना चाहिए ताकि अर्ली स्टेज में वो डिटेक्ट होके उसका क्योर हो सके? तो कुछ भी हमारे शरीर में अगर हमें लगता है कि एबनॉर्मल है,
जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, ऐसे हम ओरल कैंसर की बात करें, मुंह में अगर कोई छाला है, हम सबके मुंह में कोई ना कभी छाले होते हैं, तो यूजुअली वो छाले 10 दिन 12 दिन 2 हफ्ते में भर जाते हैं। 90% जितने भी अल्सर्स हैं वो 2 हफ्ते में भर जाते हैं। अगर कोई मुंह में छाला 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, रह रहा है, भर नहीं रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे शरीर में हमें शाम को रात को बुखार आ रहा है, हमारा वज़न बेवजह कम हो रहा है, हमें भूख नहीं लग रही, हमें बेवजह बहुत थकान महसूस हो रही है काफ़ी लंबे समय तक, हमारे पेट में जलन है, एसिडिटी है, हम दवा ले रहे हैं, 2 हफ्ते भर में जलन भी हमारी सेटल नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों में हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और इसके साथ सबसे कॉमन जो हमारी और सिम्टम आता है कॉन्स्टिपेशन। तो हम कई बार कॉन्स्टिपेशन को बहुत इग्नोर करते हैं, ख़ास करके एल्डरली मेल्स। तो मेल्स में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेल्स में इंटेस्टाइनल कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई एल्डरली मेल है जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रह रही है, डिस्पाइट कि वो कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ सिरप ले रहे हैं, कुछ इसबगोल खा रहे हैं, बट उनका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ नहीं हो रहा, उनको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। स्टूल में ब्लीडिंग आ रही है, लैट्रिन करते समय कुछ ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल पाइल्स ही होगा। अगर लैट्रिन के रास्ते में कैंसर है तो उसका सबसे कॉमन सिम्टम भी ब्लीडिंग ही है। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसा साइन इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर बट उसमें भी ये होता है ना, जैसे आपने ये बात की मुंह का छाला या फिर मान लीजिए किसी को पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो आप अगर किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो आपको इमीडिएटली ये नहीं बताएंगे कि आप कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाइए या बायोप्सी कराइए या आप इस प्रोसीजर से गुजरिए। तो उसमें एक आम आदमी को लगेगा शायद मैं नॉर्मल बीमारी से ही पीड़ित हूँ, तो कौन सी स्टेज पे उन्हें बताना पड़ेगा कि नहीं इस चीज़ का सुधार नहीं आ रहा है तो आपको चाहिए, आप अब इनसे मिलिए, इन डॉक्टर से? देखो, जब हमारे ऐसे जनरल या वेग सिम्टम्स होते हैं ना, तो हम कभी भी पहले सीधा कैंसर पे जंप नहीं करते। हम पहले आम जो कारण है उसको खोजने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें लगता है कि आम ट्रीटमेंट से, या फिर हमने कुछ बेसिक ऐसे टेस्ट कराए जो कि नॉर्मल हैं और फिर भी पेशेंट को तकलीफ़ है और ट्रीटमेंट से भी असर उनको नहीं आ रहा, तब हमें ज़रूरत होती है उनको बताना कि नहीं, शायद अंदर कुछ ऐसा है जो कि आम नहीं है, शायद वो कैंसर जैसा है, शायद वो कुछ और बीमारी है, तो उसके लिए हमें एडवांस टेस्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा कि हमारी एक बहुत रिलक्टेंसी है, हमारी एक हमें चीज़ बहुत रोकती है कि हाँ, टेस्ट लिख दिए इतने सारे डॉक्टर साहब ने, तो हम ये टेस्ट रुक के करवाएंगे या शायद हम करवाएंगे ही नहीं टेस्ट। तो वो शायद टेस्ट पे हम अगर उसको फाइनेंशियल रीज़न के लिए सोच रहे हैं, तो मैं ये क्लियर करना सबको यही चाहता हूँ कि अगर हम आज 2000-3000 बचाएंगे, कल को बीमारी में हमारे जो है पैसे उतने ज़्यादा इंक्रीज़ होके लगेंगे। तो हमें बेसिक टेस्ट जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी की टेस्टिंग रेगुलर इंटरवल्स पे कराते रहना चाहिए, इसमें बिल्कुल रिलेक्टेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जो कॉमन मुंह के छाले हैं, ये भी आगे जाके कैंसर का रूप बन सकते हैं? बिल्कुल, कॉमन मुंह के छाले नहीं बन सकते, बट अगर मुंह में कोई ऐसा छाला है जो हील नहीं हो रहा, वो आगे चल के कैंसर बन सकता है। अब जैसे हमने बात की कि तंबाकू से सबसे ज़्यादा कॉमन रिस्क फैक्टर है मुंह के छाले होते हैं। अगर कोई है जो तंबाकू का सेवन नहीं करता, उनमें भी मुंह के कैंसर होते हैं, तो उनमें कारण क्या है? उनमें कारण क्या है? यही उनमें सबसे कॉमन कारण अगर हम देखें तो वो है हमारा डेंटल स्ट्रक्चर। अगर किसी को शार्प टूथ है, कोई भी ऐसा दांत है जो बार बार जीभ पे या अंदर मसूड़े पे घिस रहा है, तो वो आगे चल के कैंसर बना सकता है। तो क्रॉनिक इरिटेशन, ये एक सेकंड मोस्ट कॉमन मैं मानूंगा इसको आफ्टर तंबाकू ओरल कैंसर्स में। अच्छा, तो उसमें आप सीधा सर्जरी करके उस डेंटल स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे या फिर क्या? दोनों चीज़ों को। तो मान लो किसी को जीभ का कैंसर था जो कि शार्प टूथ की वजह से हुआ है, तो हमें वो शार्प टूथ का भी ट्रीटमेंट करना है, हमें कैंसर का भी ट्रीटमेंट करना है। और बात रही सर्जरी करनी है पहले, या पहले कीमोथेरेपी करनी है, या पहले रेडिएशन करना है, तो वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली हेड एंड नेक कैंसर्स में या मुंह के कैंसर्स में अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट आता है, तो वो उसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी के थ्रू रहता है। एडवांस केस में अगर कोई कैंसर आता है तो उनका हम ट्रीटमेंट यूजुअली कीमोथेरेपी से पहले शुरुआत करते हैं। ये एक सरल और जनरल स्टेटमेंट है, हम इसको ट्रीटमेंट नहीं मान सकते, पर एक समझाने के भाव से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब,
पहले कुछ सालों पहले फैमिली हिस्ट्री होती थी कि अगर किसी की नानी को या दादी को कैंसर है, मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें डॉक्टर सलाह देते थे कि उनका ब्रेस्ट का एक पोर्शन या मान लीजिए एक ब्रेस्ट ही कट कर दी जाती थी ताकि वो दूसरे ऑर्गन तक ना पहुँचे। तो क्या कुछ मेडिकल एडवांसमेंट या सर्जिकल आजकल इतनी एडवांस हो चुका है कि किसी अंग को प्रिजर्व किया जा सकता है कैंसर के दौरान? बिल्कुल। सो सर्जिकल एडवांसमेंट या ओवरऑल ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया कि अब हमारी कोशिश बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। जैसे पहले आपने बताया कि पूरा ऑर्गन रिमूव करना पड़ता था, अब टोटली रिवर्स, जहाँ हम अब हर कैंसर में ये कोशिश करते हैं कि ऑर्गन को बचाया जाए। जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में हम जो प्रैक्टिस करते हैं सर्जरी वो है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें केवल और केवल ब्रेस्ट का कैंसर वाला भाग या कैंसर वाली गांठ को निकाल के और वापस से ब्रेस्ट को नॉर्मल आकार देने की कोशिश हम करते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं। ऐसे ही अन्य और ऑर्गन अगर हम बात करें, पेट का कैंसर है, यदि पेट के निचले हिस्से में या दूरी भाग में कैंसर है तो हमें पूरा पेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इंटेस्टाइन्स में आपका इंटेस्टाइन में अगर कैंसर है तो हमें केवल इंटेस्टाइन वाला जो कैंसर वाला भाग है उसके आसपास हेल्दी टिश्यू का मार्जिन रख के हम उतना हिस्सा निकाल सकते हैं। सेम गोज़ फॉर अगर कोई लैट्रिन के हिस्से का कैंसर है तो उसमें आजकल इतनी एडवांसमेंट आ गई, अगर एल्डरली एज है तो हम उसको कीमो और सेक से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि वो कैंसर गायब हो जाता है तो हम उसको फॉलोअप पे रख सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में अगर हम बात करें, कुछ अर्ली स्टेज में कुछ अच्छे वैरायटी के प्रोस्टेट कैंसर में हम उनको वेट एंड वॉच पे भी हम रखा जा सकता है। और इसके साथ ही सर्जरी भाग तो हम सेव करते ही हैं, ऑर्गन सेव करते हैं। ऐसी कुछ सर्जिकल टेक्निक्स में एडवांसमेंट जो आई है, जैसे कि लेप्रोस्कोपी से हम पेट के कैंसर, गायनी कैंसर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी एक जो नया विकल्प हमारे पास है, जिसे हम ऐसे अंगों का कैंसर ऑपरेट कर सकते हैं जिसमें शायद ओपन और लेप्रोस्कोपी से डिफ़िकल्टी आती हो। तो ये सारी एडवांसमेंट से अब हम कैंसर से भाग को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गन प्रेजर्वेशन एंड डी एस्केलेशन। सर एक पॉइंट आता था पहले, जैसे आपने अभी बात की कि कुछ पार्ट को रिमूव करके बाकी पार्ट को प्रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि कैंसर मान लीजिए जब डिटेक्ट हुआ तब तक बहुत सारा एरिया उसके आसपास का भी डैमेज हो चुका होता था, जिसे इमीडिएटली रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती थी। या फिर मान लीजिए एक ऐसा भी केस आता है कि जहाँ पर एक बार के लिए कीमोथेरेपी ने असर कर दिया है, आप सेफ हो चुके हैं, लेकिन 2 साल बाद वो कैंसर इतना एडवांस हो चुका है आपके दूसरे पार्ट्स में पहुंच गया है। उस केसेस में क्या ट्रीटमेंट रहता है आपका? तो यदि अगर पहले ट्यूमर साइज़ बहुत बड़ा है, मान लो उस समय हम इसको ब्रेस्ट को प्रिजर्व नहीं कर सकते, हम ब्रेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो उस केस में हम पहले कीमोथेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, पहले कीमोथेरेपी करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, साइज़ को रिड्यूस करने के बाद जब वो श्रिंक हो जाएगा फिर हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। और मान लीजिए फिर भी हमारा बहुत सारा ब्रेस्ट का भाग कैंसर में निकल जाता है तो हम प्लास्टिक सर्जरी करके उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है नए विकल्प हमारे पास अभी है। तो सर उसका क्या है, जैसे आप अभी तो सेव हो गए हैं कैंसर से, लेकिन मान लीजिए इन अनदर 1 ईयर आपके दूसरे स्कैन्स में आपको पता चले कि कैंसर और एडवांस हो गया है, वो कितने केसेस आते हैं, आप कितने केसेस देखते हैं? तो कैंसर का रिकरेंस जो है ना वो हो सकता है कैंसर में सबसे बड़ी जो अनफॉर्चुनेट बात है ना, मैं समझूंगा वही है कि स्टेज 1 में कंप्लीट ट्रीटमेंट करके भी कुछ ना कुछ चांस रहता है कि कल को वो कैंसर वापस आ जाए। बट वापस आने के बाद भी कैंसर फिर भी ट्रीटेबल है, फिर भी क्योरेबल है, और ऑर्गन प्रेजर्वेशन भी रिकरेंस के केस में भी पॉसिबल है। और वो कैंसर उसी पार्ट पे वापस आता है या कहीं भी एडवांस, कहीं भी किसी भी ऑर्गन में? किसी भी ऑर्गन में कैंसर वापस आ सकता है। तो उसके लिए कोई मेडिकल कुछ नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि ऐसा ना हो पाए? उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम अगर अपना ट्रीटमेंट हम कंप्लीट गाइडलाइन बेस्ड करते हैं तो उससे हम उसको रिस्क कम कर सकते हैं। और अगर निरंतर हम अपने डॉक्टर से मिलते रहेंगे, जांच करवाते रहेंगे, तो अगर दोबारा से बीमारी बन भी रही है तो हम फिर से उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने की कोशिश करें। और कैंसर पेशेंट कब ये श्योर हो सकता है, मान लीजिए उन्हें 1 या 2 साल हो चुके हैं, कब वो बिल्कुल इस डर से मुक्त हो जाएंगे कि हम कैंसर फ्री फाइनली हो चुके हैं? क्या वो हो सकता है कभी उनकी लाइफ में, या उन्हें द होल लाइफ ही चेकअप कराते रहने की ज़रूरत है? तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर पहले 5 साल हम कैंसर फ्री रहते हैं तो उसके बाद में कैंसर आने का रिस्क बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो बट फॉलोअप, मैं फिर भी यही बोलूँगा कि फॉलोअप सबसे इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर से मिलना,
पहले साल में यूजुअली हम जो एडवाइस करते हैं 3-3 महीने से चेकअप करवाना, फिर सेकेंड ईयर से 4 मंथली या 6 मंथली हम मिलते हैं। पहले 5 साल हमें स्ट्रिक्ट फॉलोअप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 5 साल के बाद हम एनुअल फॉलोअप पे रह सकते हैं, पर मेरे हिसाब से हमें ये फॉलोअप ज़िंदगी भर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें हमारी ही भलाई है, तो साल में एक बार डॉक्टर से मिलने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी हैं और आज हमारे दर्शकों को भी बहुत मीनिंगफुल नॉलेज मिली होगी। और क्योंकि कैंसर जैसा नाम है बहुत डरावना है, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर अर्ली स्टेजेस में आपको डाउट है कि ये हो सकता है तो आपको स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। हो सकता है कि वो फर्स्ट स्टेज पर ही डिटेक्ट होकर आगे ट्रीटमेंट में काफ़ी मदद मिल जाए आपको और आपका सर्वाइवल रेट जो है या फिर रिस्क ऑफ गेटिंग इट वर्सनिंग मतलब वो कम हो जाए। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।